नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजीव बित्तरिया पुनः एक बार आपका अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक ने विश्व के सारे प्रतिमानों को ध्वस्त कर दिया और पुरातन काल से जो एक शासन व्यवस्था चली आ रही थी, उस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर एक नई शासन व्यवस्था को कायम करने की दिशा में संपूर्ण विश्व का मार्ग प्रशस्त किया। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे मेरे साथी समझ गए होंगे कि मैं किस घटना की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, मैं फ्रांसीसी क्रांति के विषय में बात कर रहा हूं। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति घटित जरूर फ्रांस देश में हुई, लेकिन इस क्रांति के जो प्रभाव हैं, परिणाम हैं, वो न केवल यूरोप में बल्कि संपूर्ण देश विश्व में देखने को मिले। सबसे पहले मैं यहां पर बच्चों के माध्यम से बच्चों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि ये क्रांति शब्द बच्चों को अक्सर देखने में मिलता है, सुनने में मिलता है। आखिर ये क्रांति है क्या? फ्रांसीसी क्रांति पर तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले क्रांति शब्द के विषय में अपन बात कर लेते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये फ्रांसीसी क्रांति कक्षा 9 में भी पाठ देखने को मिल रहा है। हर लेवल पर तो स्टूडेंट बहुत समझदार होते हैं तो वो इस चीज़ को समझ जाते हैं, लेकिन कक्षा 9 के हिसाब से यदि बात करें तो क्रांति उनको एक शब्द नया सुनने में आ रहा है। इसके बाद कभी कभी उन्होंने पिछली कक्षा में पढ़ा 1857 की क्रांति, है ना, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति। तो ये क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द उनके लिए है, एक नई शब्दावली है। तो अगर क्रांति के लिए एक क्रांति से आशय या अभिप्राय की बात करें तो क्रांति वर्तमान में जो व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था में एकाएक या तीव्रता के साथ जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही क्रांति का नाम दे दिया जाता है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में क्रांति हो, परिवर्तन हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, है ना, या चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो। तो इस प्रकार की जो तीव्रता से परिवर्तन को हम क्रांति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में घटित हुई। कोई भी जो क्रांति होती है वो क्रांति किसी एक कारण के वजह से नहीं घटित हो सकती। उसके लिए कई छोटे बड़े महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहले अपन जो मैं चर्चा करना चाहता हूं कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति है मित्रों, ये बहुत लंबे समय तक चली, लगभग 25 सालों तक ये क्रांति चली और कई चरणों में ये घटित हुई। तो एक वीडियो में इन सारी बातों पर चर्चा करना तो संभव नहीं है, और यदि चर्चा करूंगा तो फिर मैं इस घटना के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, और यदि न्याय करने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। तो छात्रों के लिए फिर वो जिस उद्देश्य से मैं वीडियो बना रहा हूं वो उद्देश्य मुझे कहीं सफल होते नहीं दिखेगा। इसलिए मैं इस टॉपिक पर एक श्रृंखला बनाऊंगा, जिसमें आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें फ्रांसीसी क्रांति के कारण और क्रांति का प्रारंभ अगर समय रहेगा तो वो शामिल कर लूंगा। उसके बाद राष्ट्रीय सभा के कार्य देख लेंगे और 1992 से 1995 के बीच में
राष्ट्रीय कन्वेंशन, उसको भी देख लेंगे अगर दूसरी वाली वीडियो में। और जो तीसरा वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें नेपोलियन बोनापार्ट और बाकी घटनाओं पर चर्चा कर लेंगे। अगर तीसरी वीडियो में समेट पाएगा तो तीसरे में, नहीं फिर ये चौथा भी बना लूंगा। इस तरह से 3 या 4 वीडियो में ये हम क्रांति पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये फ्रांसीसी क्रांति जो टॉपिक है ये मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस क्रांति ने संपूर्ण विश्व को ये बताया कि हम अपने अधिकारों के लिए यदि संगठित हो जाएं तो कैसी भी ताकतवर निरंकुश शासन व्यवस्था हो हम उसको बदल सकते हैं। और ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दिखाया। हालांकि क्रांति में कई बार ऐसा लगा कि क्रांति असफल हो गई, राष्ट्रीय सभा ने, डायरेक्टरी का शासन हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट भी आ गए, लेकिन फिर भी अंततः ये क्रांति अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने में न केवल फ्रांस में केवल सफल हुई, वरन फ्रांस से निकलकर यूरोप और यूरोप से निकलकर अन्य महाद्वीपों पर भी। अगर बात करें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखने को मिला। लोग जब पढ़े लिखे तो उन्होंने, फ्रांस के लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। खैर, ये तो बात हुई। अब अपन मूल विषय पर आते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो (1789) में प्रारंभ हुई, आखिर ये युगांतकारी घटना कैसे स्थापित हो गई। दोस्तों, फ्रांस यूरोप का उस समय सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरा। बूर्बो वंश के, चाहे वो लुई 13वां हो, लुई 14वां हो, इससे पहले के भी जो शासक थे उन्होंने फ्रांस को एक समृद्ध स्टेज में लाके खड़ा कर दिया। फिर भी ये क्रांति फ्रांस में हुई। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, उस पर भी समय पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर चर्चा करनी है कि वे कौन से कारण थे जिनसे फ्रांसीसी क्रांति का जन्म हुआ। ऐसे क्या हो गया कि राजा लोगों की नब्ज को नहीं टटोल सका, संतुष्ट नहीं कर सका। राजा नहीं जान सका कि ये घटना इतना बड़ा रूप ले लेगी कि उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो फ्रांसीसी क्रांति के लिए कोई एक बहुत बड़ा कारण उत्तरदायी नहीं है। ये विश्वव्यापी, उस विश्व को, संपूर्ण विश्व को एक मार्ग दिखाने के लिए, गणतंत्र स्थापना करने के लिए, नई शासन व्यवस्था को जन्म देने के लिए ये क्रांति को याद किया जाता है। और अगर कारण की बात करेंगे तो इस क्रांति के लिए वैसे तो बहुत सारे कारण हैं मित्रों, लेकिन कुछ ही महत्वपूर्ण कारणों पर अपन चर्चा करेंगे। जिसमें अगर सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा तो सबसे पहले जो चर्चा करूंगा मैं इसमें विशेषाधिकार प्राप्त और विशेषाधिकार विहीन लोगों के मध्य असंतोष इस क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी था। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इस कारण पर। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग एवं विशेषाधिकार विहीन वर्ग के बीच असंतोष। मैंने पिछला जो वीडियो सामंतवाद पर बनाया था उस वीडियो के माध्यम से मैंने इस टॉपिक पर
बहुत ज्यादा फोकस करने का प्रयास किया था। फ्रांसीसी समाज में ही नहीं बल्कि उस समय यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में सामंतीय व्यवस्था चल रही थी। हालांकि सामंती व्यवस्था का पतन हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो फ्रांस में बूरो वंश हो, चाहे वो इसाबेल फर्डिनेंड हो स्पेन में, सभी जगह राष्ट्रीय राज्यों का उदय तो हो गया, लेकिन कुलीन तंत्र को कुछ जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त होते थे और चर्च को भी जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये वर्गविहीन वर्ग को, जो वर्गविहीन वर्ग है, इस वर्ग के लिए इसमें बहुत असंतोष था। क्यों? क्योंकि अगर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की बात करें तो इसमें विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में दो वर्ग आते थे। नंबर 1 पादरी वर्ग और नंबर 2 कुलीन। ये दोनों वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। अब विशेषाधिकार कौन कौन से प्राप्त थे? पहले तो इनकी संख्या, अगर बात करें इनकी संख्या, तो कुल फ्रांस की जनसंख्या का 1 या बहुत अधिक मान लें तो 2% मुश्किल से ये संख्या थी। और उसके बाद भी इस वर्ग के पास जो कुल फ्रांस की भूमि थी उसका लगभग 60% इनके पास था। सोचिए आप, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जो जागीरें प्राप्त थी, जो भूमि थी, उसका 60% इनके पास था, जबकि इनकी कुल आबादी जो थी मात्र 1% या बहुत ज्यादा आंकड़े तो 2% आबादी थी केवल। अब केवल यही अधिकार इनके खत्म नहीं हो रहे हैं, इसके बाद भी इनको और अधिकार प्राप्त थे, और वो सबसे बड़ा अधिकार प्राप्त था कि ये इस भूमि पर कोई भी कर नहीं देते थे। सबसे पहली बात, इस भूमि पर कोई कर ही नहीं देना इनको। इसके अतिरिक्त जो 40% भूमि बची हुई है उस भूमि पर इनको अतिरिक्त कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। पादरी वर्ग उनसे टीत नामक एक दशमांश जिसको बोलते थे वो वसूल करती थी, है ना। कुलीन वर्ग उनसे अलग वसूलती थी, सैनिक सेवा इनसे अलग करवाई जाती थी, बेगार इनसे अलग करवाई जाती थी, और कुलीनों के आटा से, गेहूं चक्की से इनको अपने गेहूं पिसाने होते थे, उनके ही बर्तनों पात्रों में शराब बनाना होती थी, उनकी भट्टी से उनको अपना पाव सेकना होता था, उसका इनको अलग टैक्स देना होता था। यानी अगर बात की जाए तो बहुत सारे इतिहासकारों ने, विद्वानों ने लिखा है कि उस समय आम आदमी अपना 80% जो भाग था वो कर में ही दे देता था, कर में देता था। अगर बात करें जो कुल वो वर्ष कमा रहा है वो इन दोनों वर्गों को 80% अपनी कुल आय का, जो साल भर में खेती से प्राप्त कर रहा है, वो आय को इनको ही अदा कर देता था। ये विशेषाधिकार वर्ग हो गया। यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को कुल भूमि का 60% तो इनके पास पहले से ही है, इसके बाद इस भूमि पर कोई इनको कर नहीं देना है, और बदले में जो 40% भाग जो किसान वर्ग, अन्य लोग जो दूसरी वर्ग, जो वर्ग विहीन, विशेषाधिकार विहीन वर्ग है, वो यदि कर रहा है तो उस पर भी मैंने बताया आपको कि विभिन्न करों के माध्यम से वो उनसे और उगाही करते थे। इससे इस विशेषाधिकार विहीन वर्ग में असंतोष था। अब दोस्तों, अगर विशेषाधिकार विहीन वर्ग की भी बात करें तो विशेषाधिकार विहीन वर्ग में भी 2 प्रकार के वर्ग बन रहे हैं। इसको मैं अब जो विशेषाधिकार
विशेषाधिकार विहीन वर्ग की बात करें दोस्तों तो इसमें भी 2 वर्ग बनना है। पहला वर्ग है मध्यम वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग। अब मध्यम वर्ग में कौन आ रहे हैं? प्रोफेसर आ रहे हैं, प्रोफेसर है ना, डॉक्टर, बड़ा व्यापारी कह सकते हैं, निम्न वर्ग में जो किसान है, दस्तकार है, कारीगर है, मजदूर है। ये इस वर्ग में आ गए। अब मध्यम वर्ग में ये वर्ग बहुत अच्छी स्थिति में था, लेकिन फिर भी यह इसमें असंतोष था। क्यों असंतोष था भाई? क्योंकि इसको पता है कि सारी अर्थव्यवस्था को मैं देख रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं इतनी अच्छी स्थिति, संपन्न स्थिति में हूं, फिर भी मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। जो कुलीन वर्ग को अधिकार है, जो कुलीन वर्ग मेरे आगे कहीं योग्य नहीं है, लेकिन वो चूंकि उनको जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, तो वो उन अधिकारों को वो कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और इसकी स्थिति तो अच्छी थी ही नहीं, तो इसमें तो असंतोष होना स्वाभाविक बात है। मैंने बताया कि निम्न वर्ग किसान जो अपनी खेती पर तो खेती मेहनत कर ही रहा है, उस पर वो टैक्स किसको दे रहा है? चर्च को भी दे रहा है, कुलीन वर्ग को भी टैक्स दे रहा है वो। इसके अलावा अपने जो सामंतीय अधिकारी थे, उनकी चक्की पर इसको अपने गेहूं पिसाना है, उनके ही क्या कहते हैं भट्टी में अपनी पाव सेकनी है, उनके ही शराब के बर्तनों में अपनी शराब बनानी है, उनके यहाँ बेगार भी करना है, बाढ़ भी लगाना है, आवश्यकता पड़ने पर क्या कहते हैं उनके आपको उसमें भी सेना में भी जाना है। उनके सामंतों के अगर सेना या पशु अगर इनके खेतों में घुस जाते हैं तो ये उनके खेतों से उनको हटा भी नहीं सकते थे। ये सारी जो स्थिति, ऐसी स्थिति निर्मित हो रही थी कि अपने जीवन यापन के लिए भी ये लोग आय नहीं जुटा पा रहे थे। अतः ये तो संपन्न वर्ग था, लेकिन ये अपनी स्थिति के लिए परेशान था कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास विशेषाधिकार नहीं है। और ये इसलिए परेशान था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरे पास जीवन यापन के लिए भी मैं पैसे नहीं बचा पा रहा हूं। तो ये विशेषाधिकार प्राप्त और विशेषाधिकार विहीन वर्ग के बीच एक असंतोष था। इस असंतोष ने कहीं न कहीं क्रांति के लिए बहुत बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की, और ये राजा का बहुत बड़ा फेल्यूर था कि वो इस असंतोष को समझ नहीं पाया, और वो क्रांति को क्या कहते हैं, इस असंतोष को समझ नहीं पाया, और इस असंतोष को खत्म करने के लिए वो कहीं ना कहीं प्रयासरत दिखा भी नहीं। इसलिए क्रांति का ये कारण इस क्रांति के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी रहा। दोस्तों, दूसरे कारण में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मैंने लिखा वो राजनीतिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां राजगद्दी पर 20 वर्ष की आयु में बैठा। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतोइनेट से हुआ, जो बहुत सुंदर थी, और उसका प्रभाव लुई 16वें के ऊपर बहुत अधिक था। लुई 16वां जब राजगद्दी पर बैठा तो लुई 15वां उसका पिता जब अंतिम सांसें को गिन रहा था, तो उसने अपने पुत्र को सबसे पहले ये कहा कि आप किसी युद्ध में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि फ्रांस की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि किसी युद्ध में भाग लिया जा सके। लेकिन उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। अमेरिका में इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों 13 जो कॉलोनियां थी, उपनिवेश थे, उनमें इंग्लैंड का विरुद्ध युद्ध में अमेरिका का साथ दिया। प्राप्त कुछ हुआ नहीं। आर्थिक रूप से अमेरिका की स्थिति और खराब थी, और खराब हो गई।
सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया, जिससे और प्रतिष्ठा में गिरावट हुई। जबकि लुई 13वें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये भी थी कि ये जो बूरो वंश के जो शासक थे वो निरंकुशवादी राजा थे, इतने अधिक निरंकुश कि मैं ही राज, आई एम द स्टेट के फॉलोअर थे। वो कभी इस बात को समझ ही नहीं पाए कि प्रजा या हमारे राज्य की जनता हमारे विरुद्ध इस इतने अधिक उग्र हो सकती है, इतने अधिक आगे बढ़ सकती है कि हमारे शासन को उखाड़ फेंक दे। अगर लुई 16वां कुछ अच्छा काम करना भी चाह रहा था तो लुई 16वां की जो पत्नी थी वो पत्नी अपने सामंती लोगों के प्रभाव में आकर राजा को सुधार करने के लिए रोक देती थी। इन वजह से राजनीतिक जो कारण थे वो भी इस क्रांति के लिए बहुत अधिक उत्तरदायी थे। लुई 15वां जीवन भर युद्ध लड़ता रहा, उसने भी प्रजा के लिए कोई सुधार कार्य नहीं किए, प्रजा राजा की ओर देखती रही। लुई 16वां जब राजा बना तो प्रजा को एक बहुत बड़ी आशा थी कि ये हमारे गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था को, दूषित शासन प्रणाली को सुधार में करेंगे, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों को के अधिकारों में कटौती करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, और लुई 16वें ने और अपनी स्थिति अपनी पत्नी के प्रभाव में और सामंतीय लोगों के प्रभाव में आकर अपनी स्थिति को और अधिक खराब कर ली, और यही स्थिति खराब होने की वजह से फ्रांसीसी क्रांति का जन्म हुआ। दोस्तों, ये तीसरा बड़ा कारण लिखा, आर्थिक समृद्धि के बाद फ्रांस की आर्थिक गिरावट या आर्थिक स्थिति में गिरावट, अगर इसको कहना है। मैंने जैसा बताया, लुई 14वां एक बहुत ही महान शासक सिद्ध हुआ फ्रांस के लिए। उसने सभी क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उसने कई सुधार किए। कई अच्छे अच्छे मंत्रियों को उसने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। उन्होंने अपने योग्य परिश्रम से फ्रांस की आर्थिक स्थिति को बहुत हद तक संवारा। मतलब कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन तीव्रता के साथ बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं उसने उद्योग के लिए कदम बढ़ाए। अब आधुनिक उद्योगकरण की तो तुलना उससे उस समय नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, उद्योगों के लिए फिर भी अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। यूरोपीय जो अन्य देश थे, इंग्लैंड, पुर्तगाल, जो अन्य देश थे जो उपनिवेशों के ओर आकर्षित हो रहे थे, इसने भी अपने नवीन उपनिवेशों के लिए क्या कहते हैं, देश देखना शुरू किए, बसाना शुरू किए। यानी आर्थिक रूप से फ्रांस लुई 14वें तक बहुत समृद्ध था, लेकिन लुई 15वें और लुई 16वें के समय आर्थिक स्थिति में बहुत गिरावट आई। और उसके लिए इन दोनों की नीतियां, दोनों की, चाहे लुई 15वां हो और चाहे लुई 16वां हो, इन दोनों की नीतियां बहुत हद तक उत्तरदायी हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो पहला कारण है, जिस पर अपन फर्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे, विशेषाधिकार। इन जो विशेषाधिकार वर्ग था वो टैक्स अदा कर नहीं रहा था, उल्टा जनता से टैक्स लगा रहा था। वो तो एक बड़ा कारण था ही, उस पर तो भी चर्चा करेंगे ही। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था, अनावश्यक युद्धों में फ्रांस को धकेलना। जैसे मैंने पिछले उसमें भी चर्चा की कि अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन में फ्रांस ने लुई 16वें में युद्ध को धकेला, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को धकेला। इसके अलावा जब युद्ध की स्थिति से फ्रांस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी, या ब्याज देना, ब्याज पर पैसा लेकर शासन चलाया जा रहा था, स्थिति ये हो गई कि ब्याज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज को चुकाने में चला जा रहा था। ऐसे समय में राजा बादशाह के जो महल में रहता, उसके शान और शौकत से उस महल पर क्या कहते हैं, शासन कर रहा था। उसमें अनावश्यक कर्मचारी रखे हुए थे। विशेषाधिकार प्राप्त के जो वर्ग कुलीन के लोग थे वो भी अनावश्यक फिजूल खर्ची में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में राजा के पास समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस आर्थिक बदहाली को, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे रोके। अभी वो इस प्रकार का सोच ही रहा था कि 1770 और 80 के दशक में
प्राकृतिक रूप से भी फ्रांस को झटके लगे। एक वर्ष अतिवृष्टि से फसल खराब हो गई, दूसरी वर्ष अल्प वर्षा से फसल खराब हो गई। तो पहले से जो किसानों की स्थिति खराब थी, उसी स्थिति में किसान उसी कारण जो अल्प वर्षा और अतिवृष्टि से किसानों की स्थिति में और अधिक गिरावट हो गई। शासन की ओर से उनके लिए कोई अधिक ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि उनको ऐसी संकट की घड़ी में उनका सहायता प्राप्त करें, बल्कि शासन या क्या कहते हैं, शासन की ओर से अधिक कर वसूला जाना। उनके पास कर नहीं है तो उनके घर में जबरदस्ती कर्मचारी घुस के और उनके सामानों को उनको अपमानित करना देने वाले किसानों के साथ, ये बहुत बड़ा एक असंतोष का कारण था। जब स्थिति बहुत दिनों दिन गिरने लगी तो फ्रांस की ओर से ये सोचा गया कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए लुई सोल्वेल में तुर्गोट नामक एक व्यक्ति को अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री बनाया। उसने एक बहुत अच्छी बात राजा से कही कि आप जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, उस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को टैक्स देने के लिए राजी कर लो। इतनी सी उसने बात कही कि महाराज आप इस वर्ग से थोड़ा सा टैक्स, इस विशेषाधिकार अपने छोड़ दें और टैक्स देना यदि प्रारंभ कर दें तो फ्रांस की जो माली हालत है, जो क्या कहते हैं आर्थिक रूप से बदहाल होता चला जा रहा है, गिरावट होती जा रही है। एक तो ये कर लो, दूसरा ये जो सामंत हैं इनकी फिजूल खर्ची में भी शान शौकत में जो अधिकारी कर्मचारी लगा रखे अनावश्यक, ये अपनी फिजूल खर्ची को भी रोकें। लुई सोलवा तुर्गोट की बातों को मानने में सहमत हो गया, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा था कि कितना टैक्स लगाया जाए इस वर्ग पर। अब जो 80% ऑलरेडी अपनी कुल इनकम का हमको टैक्स दे रहा है, ऐसी स्थिति में हम कितना और इस वर्ग के ऊपर टैक्स लगाएं। तो लुई सोल्वे को भी बात समझ में आई और उसने अपने मंत्री की बात को मान लिया। लेकिन तभी इस सामंतीय वर्ग के जिनके ऊपर ये टैक्स लगाना था, जिनके विशेषाधिकार खत्म हो रहे थे, पादरी वर्ग हो चाहे कुलीन तंत्र हो, इन्होंने रानी मैरी अंतोइनेट से जाके ये तुर्गोट की शिकायत की कि महारानी हमारे ऊपर टैक्स लगाना चाहता है, हमारे अधिकारों को खत्म करना चाहता है। और स्थिति ये हुई कि रानी ने तुर्गोट को ही मंत्री पद से हटाने के लिए राजा से बोला। मैंने आपसे पहले भी कहा कि राजा रानी के प्रभाव में था, अतः रानी के कहने पर राजा ने जो एक बहुत सुधार कर रहा था, तुर्गोट को मंत्री पद से ही हटा दिया। ये लुई सोल्वे के लिए ये जो निर्णय था ये सबसे घातक सिद्ध होने वाला था। ये लुई सोलह जान नहीं रहा था कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। इस घटना से मेरे वंश का तो शासन हमेशा के लिए समाप्त होने वाला ही है, मैं भी जीवन और मृत्यु के बीच में पड़ जाऊंगा, ये वो समझ नहीं पाया। और स्थिति यही हुई कि जैसे ही तुर्गोट को हटाया, नए मंत्री नेकर को नियुक्त किया। नेकर ने भी राजा से यही बात कही, लेकिन वो राजा के दबाव में इस निर्णय को लागू नहीं कर पाया। लेकिन उसने एक काम और कर दिया, उसने बजट प्रसारित कर दिया 1781 में। और जिस बजट में उसने बता दिया कि कुल आय का कितना खर्च कुलीन वर्ग के ऊपर खर्च हो रहा है, कितना आय का पैसा निम्न वर्ग के मध्यम वर्ग के ऊपर हो रहा है। तो जनता ने जब देखा कि ये इतना अधिक फिजूल खर्ची इस वर्ग के द्वारा हो रही है, तो असंतोष और अधिक बढ़ गया। और ये फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक बहुत घातक सिद्ध हुआ और एक क्रांति के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी रहा। और यहाँ तक की बात थी कि वहाँ फ्रांस की लोगों का मुख्य भोजन पाव था, उस पाव पर भी टैक्स लगा दिया। पाव के भी रेट दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे थे। लोगों में यहाँ तक की अफवाह फैल गई कि राजा सारा अनाज इकट्ठा करके खरीदना चाहता है और उस पर हमको हमारे ऊपर क्या कहते हैं उनसे दुगने तिगने दामों में पैसा बेचकर कम पैसा कमाना चाहता है। तो एक असंतोष की बढ़ोतरी और भी हो गई।
दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण फ्रांसीसी क्रांति के लिए रहा। चिंतकों द्वारा क्रांति का वातावरण तैयार करना। लोगों में असंतोष तो था, लेकिन वो असंतोष बाहर नहीं निकल पा रहा था। लोगों को मार्ग नहीं मिल रहा था, लोग यूनाइटेड नहीं हो पा रहे थे। और ये सारा काम फ्रांस के चिंतकों में रूसो, दिदरो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ये जो और भी कई चिंतक थे, लेकिन इनका विशेष योगदान इस क्रांति में रहा। और इन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओं के द्वारा, कविताओं के द्वारा, है ना, लेखों के द्वारा ये सबसे ज्यादा लोगों के बीच अपने न केवल अपनी भावनाएं रखी, बल्कि अपने यूरोप के आसपास के देशों में क्या घटना घटित हो रही हैं वो उन्होंने उन लोगों के बीच रखा। जो लोग अनपढ़ हुआ करते थे उनके बीच में इनके कथाओं को पेपरों के माध्यम से लोग ये क्या कहते हैं, पढ़कर जोर जोर सुनाते थे, जिससे कि लोग इसको आसानी से समझ सकें और उनकी राज्य की बुराइयों को जान सकें। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले नाम आता है, अगर चिंतकों में बात करें तो मॉन्टेस्क्यू। दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। उस स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि राजा का जो पद वंशानुगत है वो नहीं होना चाहिए। राजा को जनता के माध्यम से चुनना चाहिए। ये एक बहुत क्रांतिकारी विचार था। ऐसे राज्य जो क्या कहते हैं जनकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे थे, कुलीन तंत्रों द्वारा अयोग्य राजाओं को थोपा जा रहा था, ऐसे असंतोषमय वातावरण में ये बात जो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में लिखी, उससे ये बात लोगों को बहुत पसंद आई और लोग ऐसा सोचने लगे कि ऐसा भी हो सकता है। नंबर दूसरे जो विद्वान है मॉन्टेस्क्यू के बाद अगर बात करें तो दिदरो ने भी इसी प्रकार के बहुत सारे वार्ताओं को लोगों के बीच में रखा कि हम किस प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार अपने राजा को चुन सकते हैं, कैसे हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके बाद दूसरे जो बड़े विद्वान थे वो वॉल्टेयर थे। दोस्तों वॉल्टेयर ने भी बहुत सारी लेख रचनाएं लोगों के सामने लिखी और वॉल्टेयर ने जो सबसे अधिक प्रहार किया वो वॉल्टेयर ने किया चर्च के ऊपर प्रहार। उस समय चर्च एक बुराइयों का केंद्र बन चुका था। जब प्रारंभ में जब चर्चों का गठन हुआ रोमन कैथोलिक का, तो उन्होंने ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया, त्याग किया और बहुत ही सादा सिंपल जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब चर्च के अंदर राजाओं द्वारा राष्ट्रीय राजधर्म घोषित यूरोप का हो गया, तो राजाओं के द्वारा इनको बहुत सारी जागीरें दी जाने लगी, तो धीरे धीरे चर्च के अंदर बहुत सारी बुराइयां प्रवेश करने लगी। और एक बुराइयों का परिणाम था दोस्तों, जब आपने पढ़ा होगा कि मार्टिन लूथर ने इसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया और प्रोटेस्टेंट धर्म का ही एक नया वर्ग तैयार कर दिया। तो उसके बाद भी ये चर्च नहीं सुधरा और ये बुराई का बहुत बड़ा केंद्र बन गया, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया और भी इसमें बुराइयां क्या कहते हैं घर कर गई, जिस पर वॉल्टेयर ने बहुत तेजी के साथ प्रहार किया। अगर दोस्तों तीसरे की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर तीसरे अगर हम दार्शनिक की बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है रूसो का। अगर रूसो की बात करें दोस्तों, तो रूसो ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक सामाजिक
संविदा जिसको हिंदी में कह सकते हैं, उस पुस्तक के माध्यम से रूसों ने बहुत सारे पक्षों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बंधनों में जकड़ जाता है। हमें स्वतंत्र जीवन के ऊपर रूसों ने बहुत अधिक बातें लिखी। उसके बाद उन्होंने जो लिखा वो लिखा सामाजिक असमानता के ऊपर भी। जो जिस समय सबसे ज्यादा जो फ्रांसीसी समाज में बुराई थी वो थी सामाजिक असमानता। जैसा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का जो वाक्य भी था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वही उन्होंने कहा कि सामाजिक एक वर्ग है जो सुविधा में इतना ज्यादा लिप्त है कि उसको वो क्या कहते हैं, लोगों का ख्याल ही नहीं रख रहा है। एक बार इतना अधिक शोषित है कि वो दिन वर्ष भर मेहनत करता है, अपने जीवन यापन के लिए उसके पास 2 रुपए नहीं बचते हैं। ये ऐसा कैसा समाज है, कैसा राजतंत्र है? इस निरंकुश राजतंत्र को अंत कर देना चाहिए। रूसों ने बहुत सारी बातों को लोगों के बीच पहुंचाया और इसीलिए 1804-5 में जब नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना तो नेपोलियन बोनापार्ट ने रूसों के लिए कथन कहा कि रूसों ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती। दोस्तों, इन दार्शनिकों ने इतनी जबरदस्त पृष्ठभूमि तैयार की। जो फ्रांस का सोया हुआ समाज था, जो कभी सोच नहीं सकता था कि मैं राजा के सामने खड़ा हो सकता, वो निरंकुश राजा जो कह रहा आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, ऐसे राज्य के खिलाफ लोगों को जगाने का, लोगों के बीच में अपनी बातें रखी निडर होके। फिर इंग्लैंड में जो शासन व्यवस्था चल रही है, उस शासन व्यवस्था की तुलना फ्रांस से करना, ऐसी क्रांतिकार नए नए शब्द रखे। सिटीजन शब्द पहली बार ये लेके आए। राष्ट्रीय नवीन राष्ट्रवाद की जो बात करें, समाजवाद की चाहे बात करें, चाहे सामाजिक असमानता की बात करें, इन जो सारी बातों पर उन्होंने बहुत अपने अपने मुखर विचार रखे और इस मुखर विचार ने लोगों को जागृत किया। और वही जागृति का कारण था कि लोग यूनाइटेड होके एक निरंकुश राजतंत्र की तरफ खड़े हो गए। और न केवल खड़े हो गए बल्कि इस निरंकुश राजतंत्र को न समझ पर आने के बाद इस राजतंत्र को उखाड़ने में इन दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। दोस्तों, अगर अन्य जो चर्चा जो इसके बाद अगर हम चर्चा करना चाहें तो मैं शीघ्रता के साथ आपको 2 और बड़े कारण थे, वो भी इस क्रांति के लिए बहुत उत्तरदायी थे। अगर अगला 5वां बात करें तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण था इसमें अगर करें तो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था है ना, और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था। और जो 6वां कारण है वो स्वतंत्रता संग्राम। ये तो इंग्लैंड में आप दोस्तों जानते हैं 1688 में शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति हुई, जिसमें राजा के संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया गया, राजा के अधिकारों को सीमित करके पार्लियामेंट की स्थापना हुई और वहां पर चुना हुआ प्रधानमंत्री शासन करता था, है ना। ऐसी व्यवस्था इंग्लैंड में थी। ये भी लोगों को, इंग्लैंड अमेरिका का पड़ोसी यूरोप का ही देश था। ये जो रूसो, दिदरो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, जो अन्य जो राइटर थे, उन्होंने इस बात को लोगों तक पहुंचाया। तो उनको ये ऐसा एक शासन व्यवस्था उनको आकर्षित कर रही थी। उनका एक सपना था कि हमारे पास ही हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारी बातों को जो सुने, हमारे प्रति उत्तरदायी हों। और दोस्तों, जो मैंने अभी एक बड़ा पहले बताया था कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें लुई सोल्वे ने अनावश्यक रूप से युद्ध में इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों को सहायता की, जिसमें युद्ध में अमेरिका फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लेकिन इसको मिला कुछ नहीं। उल्टे जो सैनिक अमेरिका में युद्ध लड़ रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, वो लोग आए और उन्होंने अपने यहाँ ये बातें बताई कि इंग्लैंड का जो वहां पर कॉलोनी थी, उन कॉलोनी के खिलाफ वहां के लोग उठ खड़े हुए। इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश को वहां से भगा दिया गया, वो स्वतंत्र हो गए। और ये बातें वहां के सैनिकों ने जाके अपने लोगों के बीच में ये बातें कही, तो ये बातें उनको और उत्साहित कर रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी कि किस प्रकार से हम इस निरंकुश राजतंत्र को खत्म करें। तो दोस्तों, ये हमारे पास जो फ्रांसीसी क्रांति के ये महत्वपूर्ण कारण थे। तो थोड़ी सी इस पे हम चर्चा आपसे, कारण के बाद हम चर्चा आपसे ये कर लेते हैं कि इस क्रांति के क्या हुआ। राजा के पास जब कर का टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, अतः हम जनरल स्टेट की बैठक बुला लेते हैं।
जनरल बैठक एक ऐसा अधिवेशन, एक गठन था जो मृतप्राय था। वो संगठन ऐसी स्थिति में लास्ट उसका अधिवेशन 175 साल पहले 1614 में लुई 13वें के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद निरंकुश राजाओं ने, लुई 15वें ने और इन राजाओं ने इसको, संगठन को कोई भाव नहीं दिया, इस संगठन को पुनर्जीवित नहीं किया, उसको सस्पेंड ही पड़ा रहने दिया। लेकिन लुई 16वें की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो कुलीन तंत्र उस पर कर लगाने का अधिकार उसको दे नहीं रहे हैं, रानी के प्रभाव में आके। और ऑलरेडी इस वर्ग के पास पहले से ही इतना टैक्स का भार है कि अब उन पर टैक्स लगाएं तो लगाएं कैसे, अपनी आय का कुल 80% भाग तो वो उस पर लगा ही दे रहा था। अतः ये निर्णय हुआ कि बैठक को बुलाया जाए और बैठक जनरल स्टेट के बाद बुलाने के बाद उस पर ही तय किया जाए। तो दोस्तों इसमें जनरल स्टेट में 3 वर्ग थे। पहला वर्ग पादरी वर्ग था, दूसरा वर्ग क्या कहते हैं कुलीन वर्ग का था, और तीसरा मध्यम वर्ग का था। ये स्टेट के 3 वर्ग थे। तीनों में लगभग 300 संख्या हुआ करती थी, यानी 300 से कुछ कम प्रथम पादरी वर्ग में, 300 के लगभग द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग में, और 300 के लगभग 600 के लगभग इसमें तृतीय वर्ग में थे। अब जब इस पर वोटिंग होनी थी तो इसमें बहुत सारे मतभेद उभर के आए। एक तो पहले एक सदन में एक साथ बैठने को तैयार नहीं, दूसरा एक सदन का एक वोट का अधिकार पर कुलीन तंत्र और पादरी वर्ग अड़े हुए थे। तो इससे जो भी ये बात मनवाते वो आसानी से हो जाते, क्योंकि इसका एक ही वोट रहता मध्यम वर्ग का, और कुलीन का और पादरी वर्ग का एक एक वोट, 2 वोट हो जाते। तो जो जो कानून पारित करवाना चाहते थे वो कानून आराम से पारित हो जाता। अतः मध्यम वर्ग ने कहा नहीं, एक वोट की एक कीमत होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति वोट डालेगा उसके आधार पर उसकी काउंटिंग होना चाहिए। अगर ये नियम लागू होता तो तीसरा स्टेट आसानी से अपने सुधारों को करवाने में सक्षम हो जाता। अतः दोनों में बहुत अधिक मतभेद हो गए। 5 मई को जो बुलाया गया अधिवेशन, 5 मई 1789 को जो अधिवेशन बुलाया, यह अधिवेशन कोई निर्णय नहीं ले सका। अतः राजा ने जनरल स्टेट की मीटिंग को भंग कर दिया, वहां से तृतीय वर्ग को जाने के लिए कहा। जब तृतीय वर्ग तीसरे दिन आया तो देखा उसने कि जिसमें हॉल में ये चर्चा होनी थी वो हॉल में ताला डला हुआ था। अतः वहां से निकलकर दोस्तों एक पास में ही टेनिस कोर्ट मैदान था, वहां जाकर ये बैठ गए और वहां उन्होंने शपथ ली कि जब तक मैं देश के लिए एक संविधान निर्माण नहीं कर दूंगा तब तक मैं इस मैदान से हटूंगा नहीं। ये चर्चा धीरे धीरे दोस्तों पेरिस से गांव की ओर फैलने लगी और गांव से धीरे धीरे लोग भीड़ में इकट्ठा होकर टेनिस कोर्ट की ओर मूव करने लगे, चलने लगे। और धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि लोगों ने टेनिस कोर्ट को घेर लिया। राजा ने सेना पुलिस को भी भेजा टेनिस कोर्ट खाली कराने के लिए, लेकिन भीड़ ने दोस्तों इस कदर से उसको घेर लिया कि सेना की पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उस पर गोली चलाने की। इधर ही दोस्तों ये राजा का पेरिस के महल से ही, पेरिस शहर से थोड़ी दूर पर एक वास्तिल का दुर्ग था, जहां 14 जुलाई 1789 को लोगों ने आक्रमण कर दिया, उस दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। वहां का जो दुर्ग का जो मुख्य अधिकारी था, जो दुर्गपाल था, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। वहां पर 7 लोग जो कैदी थे उनको छुड़ाकर और गोला बारूद जो भी उनको मिली उसको लूट कर, और राजा के खिलाफ मार्शलेज जो एक वहां का फॉग या लोकगीत था वहां का, उसको गाते गाते महल की ओर धावा बोल दिया। महिलाओं ने भी धावा बोल दिया और इस स्थिति ये हो गई कि अंततः राजतंत्र को खत्म होना पड़ा और एक क्रांति अपने रूप को साकार देने में सफल हुई। दोस्तों आज का अपना वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूं। अगले जो वीडियो की श्रृंखला रहेगी उसमें इसके आगे की घटना पर अपन चर्चा करेंगे, चाहे है ना, उसके बाद वो डायरेक्टरी शासन हो, चाहे क्या कहते हैं राष्ट्रीय सभा के कार्य हो, ये जो सारे चर्चाएं हैं, ये सारी चर्चाएं अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।